अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री में डाल्टन्स लॉ पढ़ लिया है। वैसे तो डाल्टन्स लॉ आप लोगों के गैसियस स्टेट का सिलेबस होता है 11वीं कक्षा का, बट जब मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था तब डाल्टन्स लॉ के बारे में तुम लोगों को जानकारी दी थी। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ हेनरी लॉ। आपको किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है? हेनरी लॉ के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कंसेप्ट होता है हेनरी लॉ का, ये राउल्ट्स लॉ से किस तरीके से अलग है। राउल्ट्स लॉ में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो होता है उसमें जो सॉल्यूट डालते हैं वो पहली बात तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। जनरली हम लोग वहाँ पे बातचीत करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की या फिर लिक्विड इन लिक्विड की। मतलब आप जो सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आप ऐड करते थे, वो या तो एक सॉलिड होता था या माइट भी किसी केसेस में वो एक लिक्विड होता था। बट अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं हेनरी लॉ की, तो हेनरी लॉ में स्ट्रिक्टली हम लोगों को किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात करनी है? हमें गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशंस की बात करनी है। ठीक है, जहाँ पे गैस ये क्या है, ये एक सॉल्यूट के जैसे बिहेव कर रही है, और जो लिक्विड है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एक सॉल्वेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें पढ़ना है। यानी कि हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन लिक्विड टाइप का कंपोनेंट। बराबर। अभी हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले तुम लोगों को जो तुम्हारी कुछ पुराने ज़माने की बातचीत है वो पता होनी चाहिए। हम सभी ने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम नामक एक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, मुझे ही लगता है ऐसा कोई होगा जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब 11th क्लास तुम लोगों ने सिर्फ स्किप की है पढ़ाई के नाम पर, उसमें कुछ किया भी या नहीं है। खैर, तो जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम नामक एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, जिसको पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, कि अरे ये रूल, वो रूल, फलाना रूल, ढिमका रूल, बहुत कन्फ्यूजन होता है। खैर, मैं वापस से ली चार्टेलियस नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसको आज रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छा। तो जब आपने ली चार्टेलियस प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए थे। जैसे कि हमने रूल्स ये बनाए थे कि अगर आप जिस रिएक्शन को कंडक्ट करवा रहे हो, अगर आपकी रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसे केस में आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है? अगर एक रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, रिएक्शन कहाँ चली जाती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट में चली जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। बराबर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ऑब्वियस है कि वाइस वर्सा, तो फिर वो कौन से में जाएगी? तब वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। और अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड शिफ्ट करती है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, ये ऑलरेडी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखा चुकी हूँ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर जस्ट मैंने उस चीज़ को रिकॉल करवा के दिया है। ठीक है, जस्ट रिकॉल, और कुछ भी नहीं, सिर्फ तुमको बता दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, बात खत्म। ये अगर तुमको याद नहीं है तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स कॉपी खोलना, उसमें तुमको याद आ जाएगा, इसको देखते बराबर। ठीक है, अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। ये याद है ली चार्टेलियस प्रिंसिपल की कहानी? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स के पास भी आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग पढ़कर रख चुके हैं। तो इतना तो हमको पता है कि अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास एक गैस है, और मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है, और मान लेते हैं हम लोगों के पास सॉलिड है। तो गैस में तुम जानते हो कि पार्टिकल्स बहुत ही रैंडमली इस तरीके से होते हैं, अलग अलग दूर दूर, है ना। और जो आप लोगों का लिक्विड होता है उसमें कुछ हद तक मैं कहूँ अरेंजमेंट आ जाती है, और जो सॉलिड होता है उसमें तो पार्टिकल और भी ज़्यादा क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। यानी कि अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो एंट्रोपी, ठीक है, एस मतलब एंट्रोपी, एस किसका सिंबल होता है? एंट्रोपी का।
तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी आपको गैस में मिलती है, उससे कम एंट्रोपी आपको लिक्विड में मिलती है, और सबसे कम एंट्रोपी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? सॉलिड। हेनरी लॉ को पढ़ाने से पहले मैं वो सारे बेसिक कंसेप्ट तुमको बता रही हूँ जिन कंसेप्ट्स की मुझे यहाँ पर नीड पड़ेगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट बता देना हेनरी लॉ का कि ये होता है, उसको पढ़ाना नहीं कहते, ठीक है। आपको पहले पूरे कंसेप्ट बता देते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ नीड पड़ेगी। खैर, ये भी हम एंट्रोपी के बारे में जानते ही हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। इसके अलावा हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज़ और पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि अगर मान लेते हैं कल को मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, बस उसको एक बार इनिशिएट करने की देरी हो, सिर्फ इनिशिएट करने की ज़रूरत हो, उसके बाद वो अपने आप खुद प्रोसीड हो जाए। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बहुत नेसेसरी होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? लेस देन 0, यानी कि कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। अब डेल्टा जी के बारे में हम क्या जानते हैं? हम डेल्टा जी के बारे में जानते हैं कि डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस में टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। हम सभी जानते हैं। अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आए ताकि रिएक्शन क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। तुम ऐसा चाहते हो, ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो, राइट। अच्छा, ओके। अब मैं तुमसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। जब हम लोग किसी भी गैस को डिज़ोल्व करते हैं, किसके केस में, किस में डिज़ोल्व करते हैं? आप लोगों के लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, तब क्या होता है? मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रही हूँ कि जब हमने हमारी गैस को किस में डिज़ोल्व किया? लिक्विड में डिज़ोल्व किया, तब क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़, जब हम एक गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने से पहले, ठीक है, बिफोर डिज़ोल्यूशन गैस के पार्टिकल्स मस्त रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, और लिक्विड में जाने के बाद जब वो डिज़ोल्व हो गए तो उनकी थोड़ी सी रैंडम मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो डेल्टा एस होता है वो कैसा आता है? निगेटिव आता है। निगेटिव आता है, ये मानते हो? क्योंकि मैंने कहा ना, डिक्रीज़ हो गई उसकी मूवमेंट। जब गैस के फॉर्म में थे तब ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे थे, और अब लिक्विड फॉर्म में चले गए तो उतने अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करूँ, ये कि डेल्टा जी क्या होता है, तो तुम मुझे कहोगे कि मैम डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। अब सुनो, मेरा आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? गैस इन लिक्विड। ये मानते हो? हाँ, ठीक है। अब गैस इन लिक्विड के लिए मैंने जस्ट अभी तुमको ऊपर क्या बताया कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या आने वाली है? निगेटिव आने वाली है। कितनी आएगी मुझको नहीं पता, बट जितनी भी आएगी तो निगेटिव ही। तो अब देखो, माइनस वैसे का वैसी, टी वैसे का वैसी, है ना, और जो डेल्टा एस है ये कितना आएगा? एक निगेटिव आएगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि डेल्टा एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, है ना। अगर मैं वैल्यू वगैरह पुट करती हूँ तो यही होगा कहानी। अब इमेजिन करो, ये क्वांटिटी तो क्या बन चुकी है? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन चुकी है। अब अगर इमेजिन करिए, अगर डेल्टा एच, ठीक है, इमेजिन करिए अगर डेल्टा एच आप लोगों का पॉजिटिव है, जस्ट इमेजिन करो, तो ऐसे में दोनों पॉजिटिव मिलकर डेल्टा जी को क्या बना लेंगे? पॉजिटिव बना लेंगे। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर जो ये डेल्टा एच की वैल्यू है ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी भी है, एज वेल एज ये बाजू वाले टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस से एक बड़ी क्वांटिटी भी है। ठीक है, निगेटिव होना से ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगी -2 + 3, तो क्या आंसर -1 आएगा क्या? नहीं ना, +1 आएगा ना, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है। तो डेल्टा एच का सिर्फ निगेटिव होना ज़रूरी नहीं है, वो बाजू के टी डेल्टा एस के कंपेयर में वो एक कैसी है? बड़ी क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में अब जो डेल्टा जी आएगा, ये डेल्टा जी कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, और रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि जब हम लोग किसी भी गैस को डिसॉल्व करते हैं किसमें? लिक्विड में, तो हम ये चाहते हैं कि वो गैस लिक्विड में स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाए, है ना, स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाए। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैसा होना पड़ेगा?
एक्सोथर्मिक होना पड़ेगा, उसका डेल्टा एच कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो वो गैस स्पॉन्टेनियसली अपने क्या कहते हैं लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो बराबर। अच्छा, अब इसके अलावा जब आप छोटे थे, जब आपने पहली बार आई थिंक सॉल्युबिलिटी पढ़ा होगा, है ना, लोअर क्लासेस में, जब आपको पहली बार टीचर ने सॉल्युबिलिटी सिखाया होगा ये एग्जाम्पल देते हुए। जैसे चलो एक एग्जाम्पल मैं ही देती हूँ। तुम्हारे पास शक्कर है, शक्कर को तुम 10 लीटर पानी में या 3 लीटर पानी में डिज़ोल्व करो, शक्कर क्या डिज़ोल्व होगी, कुछ अमाउंट ऑफ शक्कर का डिज़ोल्व हो जाएगा नो डाउट, बट पूरी की पूरी शक्कर डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। अगर तुम्हें गुलाब जामुन के लिए या फिर किसी दूसरे स्वीट्स के लिए चाशनी बनानी है ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट शुगर सिरप, राइट, या फिर मराठी में आई थिंक ताक कहते हैं, आई जस्ट डोंट नो, बट आई थिंक शायद हिंदी और इंग्लिश का मुझे पता है। तो आप क्या करते हो, वो जो पानी रहता है उस पानी को गैस के ऊपर रखते हो, बर्नर ऑन करते हो, हीट अप करते हो और फिर शक्कर को धीरे 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 डिज़ोल्व करते हो। अगर आप पानी को हीट अप नहीं करोगे तो वो जो शक्कर है ना वो उस पर्टिकुलर पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि आप उसको शुगर सिरप बना पाओ, उसकी चाशनी बना पाओ, तो आपको पानी को हीट अप करना पड़ेगा। तो बचपन से कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के दिमाग में ये छपा हुआ रहता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ छपी होती है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ती है जब वो प्रोसेस खुद एक्सोथर्मिक हो, सॉरी वो प्रोसेस खुद कैसी हो, वो प्रोसेस खुद एंडोथर्मिक हो, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर मान लेते हैं हमने अभी जो फिलहाल प्रोसेस ली है गैस एंड लिक्विड वाली, जो मैंने प्रोसेस ली है कि मैं एक गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करूँगी, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, गैस प्लस लिक्विड वाले प्रोसेस की बात करूँ, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अभी अभी मैंने तुमको ऊपर बताया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, पढ़ो ऊपर मैंने ली चार्टिलियर प्रिंसिपल के बारे में बताया था, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब ये है नॉट सोल्यूबल, वो सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है, वो सोल्यूबल नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आप टेम्परेचर लेकिन घटाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब और ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, है ना, वो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, ज़्यादा सोल्यूबल होगी, समझ लो, ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो इसीलिए जो हम लोगों के गैस प्लस लिक्विड वाले एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे गैस प्लस लिक्विड का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है कोल्ड ड्रिंक। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जो भी वैसे फॉर एग्जांपल फैंटा पी रहे हो, कोको कोला पी रहे हो, तो वो जो काला पानी, ऑरेंज पानी है, वो बेसिकली क्या है, दे आर जस्ट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। लेकिन उसमें जो मेन मज़ा आता है उसको पीने का, खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बट जो भी जिस इंसान को उसको पीने में मज़ा आता है वो इसलिए नहीं आता है वो काले पानी को पीने में, वो इसीलिए मज़ा आता है क्योंकि उसमें जो CO2 रहती है, उस CO2 की वजह से। अगर मान लेते हैं आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर आओ, आप उसको यूज़ करो, तो ज़्यादा आप अगर यूज़ करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर सिर्फ काला पानी बचता है, उसके अंदर CO2 नहीं बचता। ऐसे कोल्ड ड्रिंक को पी के कोई मतलब नहीं है, टेस्टलेस होता है, इट मीन्स टेस्ट इज बिकॉज ऑफ दैट CO2, एग्री। तो कोल्ड ड्रिंक इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ गैस प्लस लिक्विड वाले कॉम्बिनेशन का। तुम्हें ध्यान होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है इनको हम लोग ठंडे माहौल में रखते हैं। जब भी हम किसी दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदना चाहते हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले, जो बाहर कैरेट में रखी हुई होती है बिना फ्रीज़र वाली, बिना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, वो लेना कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्यूट ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ज़्यादा सोल्यूबल होगा मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई मतलब ज़्यादा सोल्यूबल हुआ। और अगर ज़्यादा सोल्यूबल हुआ, ठीक है, अगर ज़्यादा सोल्यूबल हुआ यानी कि मैं ये कह सकती हूँ मोर CO2 डिज़ोल्व हो रही है। और कोल्ड ड्रिंक में जितनी ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व होगी
उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है वो टेस्ट उतना ही बेटर आएगा। इसीलिए हम लोग ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहती हैं इनको फ्रीज़र में रखते हैं। देखो आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखने का तुक मुझे समझ में आता है कि आप आइसक्रीम को नहीं रखोगे, पिघल जाएगी, फिर क्या मतलब है, फिर तो ऐसा लगेगा मिल्क शेक पी रहे हैं। खैर, बट कोल्ड ड्रिंक तो लिक्विड होती है, उसको तो जमा के रखने की कोई सेंस नहीं है ना। सो वाई वी स्टिल कीप इट इन फ्रीजर्स। पहली बात तो ठंडा पी के अच्छा भी लगता है, दूसरी बात कि जब वो ठंडी सिचुएशन में रहती है ना तो ज़्यादा CO2 उसके अंदर डिजॉल्व होती है। तुम चेक कर सकते हो, एक फ्रीज़र से अच्छे चिलर से आप एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकालो और एक आप बाहर जो कैरेट में नॉर्मल टेम्परेचर में पड़ी हुई होती है आप एक वो कोल्ड ड्रिंक निकालो, दोनों को ओपनर से ओपन करो। तो जब आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक ओपन करोगे तो देखना बहुत सारी फिज मतलब जानते हो ना कैसा वो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, आपको देखना बहुत सारे बबल्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप उसी कैरेट में रखी हुई नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक को अगर आप ओपन करोगे तो आपको मुश्किल से थोड़े बहुत बबल्स दिखेंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि जितना कम टेम्परेचर होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि सॉल्यूट यानी कि गैस उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी। तो जब हम गैस प्लस लिक्विड की बात करते हैं तो गैस प्लस लिक्विड वाले कॉम्बिनेशन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, हमारे आज के टॉपिक में टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यानी कि फॉर गैस प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन, क्योंकि हैंडी लॉ गैस प्लस लिक्विड के लिए ही वैलिड है, टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप हो रहा है यहाँ पे इनवर्स। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉल्युबिलिटी बचपन में पढ़ी है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या की है आपके अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी है। तो वहाँ पे हर जगह हम लोगों ने यही सीखा है अपने टीचर से कि टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि आप किस चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो, किस में डिज़ोल्व कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। अगर आप किसी सॉल्ट जैसी चीज़ों को डिज़ोल्व कर रहे हो तो 99% केसेस में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बट गैस वाले केस में वो रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स। जितना कम टेम्परेचर होगा सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो तुम ये समझ रहे हो, ये वाली चीज़ मैं चाहती तो ये आप कोई और भी लेट्स से अगर चाहता तो डायरेक्टली ये टॉपिक आपको बता सकता था कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप होता है इनवर्स का, ऐसा वो आपको बता सकता था। बट फिर भी यहाँ पे अपन ने देखो जो पुराने 11th क्लास के जो अपने कंसेप्ट थे, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स, उनको हमने यूज़ किया और लॉजिकली इसको डिराइव किया कि हाँ देखो सही में टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप होता है इनवर्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी किसकी ये बहुत मायने रखती है, मतलब लिक्विड लिक्विड की, सॉलिड लिक्विड की, लिक्विड गैस की, गैस लिक्विड की, ये मायने रखती है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, बट किसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो ये है, फैक्टर नंबर 1, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई तकलीफ होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, ईजिली तुम्हें समझ में भी आई होगी, उम्मीद करते हैं। खैर, अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुम ये जानते हो कि जब हम लोग, आई थिंक तुमने सुना होगा जब तुम छोटे होगे, जब तुम लोगों को एनवायरमेंटल साइंस करके एक बुक हुई होगी तुम्हारे लोअर क्लासेस में, जहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में तुम लोगों को बहुत सारे प्रवचन लिखे होंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो यूजुअली हम लोग वाटर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर पानी में गंदगी डाल दी जाए तो उसको बेसिकली वाटर पोल्यूशन कहेंगे, बट नहीं, इसको भी वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अगर मान लेते हैं एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो क्या करती है, पॉन्ड से या नियर बाय लेक से ठंडा पानी लेती है, उसको यूज़ करती है, मशीन्स वगैरह उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, और फिर वो पानी गर्म हो जाता है, फिर उसी गर्म पानी को वापस से बिना ठंडा किए उसी लेक में वापस से छोड़ देती है। तो ये भी बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है वाटर पोल्यूशन का, ये भी बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का, वाटर पोल्यूशन का। अब हमें लगेगा कैसे ये वाटर पोल्यूशन का एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि देखो जब आपका जो लेक था, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हम लोगों ने लेक बना लिया, ये हमारा एक लेक है,
ये वो एक लेक का दूसरा पार्ट है। इस लेक का टेम्परेचर मान के चलते हैं अभी है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जब वो फैक्ट्री वाले ने इसमें गरम गरम पानी छोड़ दिया तो इसी लेक के पानी का टेम्परेचर मान लो हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो लेक के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, O2 गैस। अब तुम जो ये जानते हो कि जब हम इंसान लोग पानी के अंदर डाइविंग करने जाएंगे, ठीक है, समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर कभी तुम डाइविंग करो तो देखना, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत, वो वर्ड्स हैं जो आप एग्जैक्टली किसी और को डिस्क्राइब करके नहीं बता सकते, बहुत ही सुंदर है। हाँ लेकिन कॉस्टली काफ़ी होता है वो, और डिपेंड कि वो कहाँ पे डाइविंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर आप किसी फटीचर सी जगह में भी डाइविंग कर रहे हो ना तो वो उस जगह का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग। खैर, तो अभी ये जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पॉन्ड है उसके ऊपर भी O2 है, उसके जो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी O2 है। अब देखो पॉन्ड में बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ पनपती है, मछलियाँ से लेकर पेड़ पौधे, बहुत कुछ होता है। अगर ऐसे केस में जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि गैस टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात तो गैसेस लिक्विड में अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाती है ना, बहुत कम। मतलब अगर आप लोगों के पास मान के चलते हैं 10,000 लीटर का पानी अगर होगा तो हार्डली उसके अंदर 100 ml O2 डिजॉल्व हो पाएगी, हार्डली। तो ऐसे केस में पहली बात तो गैस की, O2 गैस की सोल्यूबिलिटी पानी में वैसे ही बहुत कम होती है। तो ऐसे में जब हम लोग पानी में जाएंगे डाइविंग करने तो एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हम लोगों को ज़्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होती है, सब आपने 10th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ा है। तो ऐसे केस में हम लोग वहाँ पे पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने नाक में मुंह में लगा कर जाते हैं। लेकिन जो मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं वो कैसे सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी हमारे जैसी कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस वो उनकी बॉडी के अंदर लंग्स वगैरह होते हैं, सॉरी गिल्स वगैरह होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व O2 को एक्सट्रैक्ट कर सके, और वो कम होती है वैसे वो O2, और उस कम O2 में भी उनकी ज़िंदगी खुशी खुशी चलती है। तो ऐसे केस में इमेजिन करो जब पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तब 100 O2 के पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, इस पानी के अंदर आकर डिजॉल्व हो रहे थे। 100, मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर लिया है जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। फिर उसके बाद जब फैक्ट्री वालों ने गरम गरम पानी लेक में छोड़ दिया ना तो क्या हो रहा है कि 100 जहाँ पहले हो रहे थे अब हार्डली 26 लेट से O2 के पार्टिकल्स पानी में जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर पानी में O2 की संख्या कम होगी, ठीक है, जिसमें पानी में अगर O2 की संख्या कम होगी तो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं या फिर जो लाइफ वहाँ पनपती है ना, वो लाइफ को बोलो क्या हो जाएगा, वो लाइफ तो आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जानवरों को या जो भी एक्वाटिक लाइफ है उसको नहीं मिलेगा पानी, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या हुआ, एक प्रकार का वाटर पोल्यूशन। तो मैंने अभी आपको जो बताया कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है, मछलियों को गर्म पानी नहीं चाहिए, मछलियों को ठंडा पानी चाहिए रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा O2 डिजॉल्व हो पाएगी, और गर्म पानी अगर रहा तो O2 अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। डन, ओके। ये एक फैक्टर था जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को अफेक्ट करता है। खैर, सेकेंड फैक्टर की तरफ बातचीत करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज़ वेरी 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 प्यारा। अब देखो सेकेंड फैक्टर की तरफ आ जाओ। सेकेंड फैक्टर कहता है कि इस बार एक काम करते हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या कहता है कि इस बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे। तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा होता है, इन्वर्स। ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी बेसिक बुद्धि का भी प्रयोग करो। अगर आपके पास एक पिचकारी है, पिचकारी जानते हो, अगर पीछे से जो उसकी डंडी होती है अगर वहाँ से आप प्रेशर लगाओगे तो धीरे धीरे पिचकारी के अंदर का वॉल्यूम क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा होता है, इन्वर्स। अब इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम के वाया इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दीज ब्लू कलर के डॉट्स आर बेसिकली लिक्विड। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ गैस। और
इनिशियली मैंने ऊपर यहाँ पे क्या लगा के रखा है, ये पिस्टन लगा के रखा है। अब मैंने क्या किया, पिस्टन को दबाना शुरू किया। मैंने पिस्टन को क्या करना शुरू किया, दबाना। मैंने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। तो आप डायग्राम देखो, पहली बात तो ये वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, अब वॉल्यूम घट गया। इसीलिए मैंने ऊपर कहा कि प्रेशर अगर आप वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशनशिप देखोगे तो वो रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स का होता है। बट ओके, अब इस प्रेशर को जब मैंने लगाना शुरू किया पिस्टन के ऊपर, तो पहले जब मैं प्रेशर नहीं लगा रही थी तब देखो उस लिक्विड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 गैस के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे थे। और अब जब मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो प्रेशर के लगाने से मैं क्या देख रही हूँ कि अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, 4। यानी कि इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, वो ये निकाल सकती हूँ कि अगर मैं गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, लिक्विड के ऊपर जो गैस होती है ना, लिक्विड के अबोव लिक्विड जो गैस होती है, अबोव लिक्विड, ठीक है, वो जो गैस होती है, अगर उस गैस का मैं पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर मैं क्या कर दूं, अगर इंक्रीज कर दूं, तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने से वो गैस जो है वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, उसके ज़्यादा पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर जाएंगे और ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है जो आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो। इवन जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पैक होकर आती है तो देखो कितनी टाइट उसकी सील होती है, यहाँ पे बहुत ताकत से खोलना पड़ता है, या समटाइम्स अगर वो लोहे का कैपिंग है तो ओपनर से खोलना पड़ता है। कृपया करके दांतों से ट्राई ना करें, इट इज़ बैड थिंग। ठीक है, तो हम लोग उसको ओपनर वगैरह से खोलते हैं, है ना। तो क्यों वो इतनी टाइट पैकेजिंग करके देते हैं, वो इसीलिए इतनी टाइट पैकेजिंग करके देखते हैं कि एक अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन रहे। ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो जो CO2 गैस है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होगी तो पीने में मज़ा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये एक आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप प्रेशर, पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज करते हो तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस बात को ऑब्जर्व करके दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट जिस इंसान ने दिया, ये जो हम लोगों ने अभी बातचीत की ना, ये जो पूरी की पूरी बातचीत की कि अगर आप लिक्विड के ऊपर में आप लोगों को जो गैस दिख रही है, इस गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर दो तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो पाएगी, राइट, उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। इसी को बस हेनरी लॉ कहते हैं, और आपकी बुक में हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है बस थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश के साथ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिलता है, बट मीनिंग यही होता है। तो यानी कि दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। पहला फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, उस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। और दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। बट प्रेशर वाले फैक्टर को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। टेम्परेचर वाले फैक्टर को नहीं, प्रेशर वाले फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। सो व्हाट इज हेनरी लॉ, कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस गैस का जो लिक्विड के ऊपर है उसका आप पार्शियल प्रेशर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। यही कहानी है आप लोगों के पार्शियल प्रेशर की, और कुछ भी नहीं है, यही कहानी है। यही है तुम लोगों का हेनरी लॉ। हाँ, हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं अभी तुम्हें डिराइव करवा कर देती हूँ, बट उससे पहले एक तीसरा फैक्टर है, उस तीसरे फैक्टर को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हेनरी लॉ के फॉर्मूलेज की तरफ मूव करते हैं ताकि ये फैक्टर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाए। अब देखो ये तीसरा फैक्टर क्या है। केमिस्ट्री को आपने जब से भी पढ़ना शुरू किया होगा, आपने कम से कम ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से अभी तक 85 बार सुन ली होगी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी कि अगर मान लेते तेल है, जो कि आप जानते हो अच्छे से वो नॉन पोलर होता है नेचर का, अगर आप उसको डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर जो कि पोलर होता है, तो हम सब जानते हैं तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें डिसॉल्व नहीं हो पाती और कैसा है, वाटर के ऊपर तैरती रहती हैं। लेकिन अगर आप पानी के अंदर कोई एक ऐसा सॉलिड या कोई ऐसा लिक्विड डालो या कोई ऐसी गैस डालो जो पोलर है, पोलर मतलब जिसके पास डाइपोल मूवमेंट है, ये सारे बेसिक टर्म्स है केमिस्ट्री के जो आपने लोअर क्लासेस यानी कि 11th में सीखा होगा। तो वो जो पर्टिकुलर पोलर सब्सटेंस आप डालोगे
वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पानी भी पोलर है और जिस सब्सटेंस को आप ऐड कर रहे हो वो सब्सटेंस भी आप लोगों का पोलर है, बराबर है ना। तो ऐसे केस में हम लोगों का जो हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी को और किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तो तीसरी चीज़ से सॉल्युबिलिटी को फ़र्क पड़ता है, और सॉल्युबिलिटी कहती है कि वो तीसरी चीज़ है लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर लिक्विड पोलर नेचर का है तो आप अगर गैस को भी इस्तेमाल करोगे जो कि पोलर होगी तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। आपका जो लिक्विड है अगर वो मान लेते हैं नॉन पोलर नेचर का है, तो आप जो गैस ले रहे हो वो आपकी गैस भी कैसी होगी, वो भी नॉन पोलर नेचर की होगी, है ना, तो भी सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर दोनों में से एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आप लोगों का अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूंगी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक वर्ड, ज़्यादा इसको लिखने की बातचीत नहीं है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ख़त्म। यानी कि अगर पोलर गैस है, ठीक है, अगर आपकी मान लेते हैं गैस है और एक है आप लोगों के पास लिक्विड, तो अगर आपका गैस भी पोलर है लिक्विड भी पोलर है तो बेस्ट है भैया, बहुत अच्छी बात है। गैस नॉन पोलर है लिक्विड भी नॉन पोलर है, ये भी अच्छी बात है। बट अगर मान लेते हैं इनमें से कोई एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, अपोजिट नेचर के हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, तब उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। या हम अपने कॉमन डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से भी देख सकते हैं, भले ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में गैस को डिजॉल्व नहीं करते है ना, बट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तेल और पानी को डिजॉल्व करके देख लो। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड व्हाट, नेचर। इसको कुछ हेडिंग देना पड़ेगा ना, इसको हेडिंग दे देते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्यूट आपने इस्तेमाल किया है या फिर जो आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है उसका नेचर क्या है। तो ये फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं। अब बात यह है कि जब तुमको मैंने डाल्टन्स लॉ पढ़ाया था गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में, तो उस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में आपको ये चीज़ बताई गई है कि डाल्टन्स लॉ का जो कंसेप्ट है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे कंटेनर में ऐसी गैसेस भरी हों जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अगर कोई गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाती हैं तो उनके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट नहीं लगता। तो सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम लोग लिक्विड्स के अंदर क्या कर रहे हैं, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो आप कंसीडर करो, यहाँ पे आप कंसीडर करो कि आप जो यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे जो लिक्विड ले रहे हो, मान के चलो कि वो लिक्विड आप लोगों का क्या है, वो मान के चलो वो लिक्विड आप लोगों का क्या है, वाटर। क्योंकि जनरली हम अपनी डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को ही लेते हैं। अब ऐसे केस में जब आप इस वाटर में गैस डालोगे, अगर उस गैस और वाटर के बीच में रिएक्शन हो गया ना, अगर उस गैस और उस वाटर के बीच में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, तो आप वहाँ पे हेनरी लॉ नहीं लगा सकती, ठीक है, कैन नॉट अप्लाई हेनरी लॉ। यानी कि हेनरी लॉ के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, जो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, वो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पे गैस और जिस लिक्विड के अंदर आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के बारे में सब जानते हैं, लोन पेयर होता है प्लस। आप उसमें अगर अमोनिया गैस को वाटर में डालोगे, ठीक है, अगर आप अमोनिया गैस को क्या करोगे, वाटर में डालोगे, तो जो ये अमोनिया गैस है ना, ये वाटर में जाके डिज़ोल्व नहीं होगी। ये पता है बड़ी बेशरम गैस है। ये क्या करेगी, जो H2O का H है, H प्लस और OH नेगेटिव होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वाया वो उस H को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लेगी और OH नेगेटिव हो जाएगा। बताओ, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए अमोनिया गैस के लिए, ठीक है, आपका हेनरी लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है कि व्हेनेवर अ गैस रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट, या फिर मैं ये कहूँ व्हेनेवर अ गैस रिएक्ट्स विद द वाटर, ठीक है, तब आप वहाँ पे हेनरी लॉ नहीं लगा सकती, ठीक है, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। उन्हें केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए,
ठीक है, उन्होंने केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो केमिकली आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं है हेनरी लॉ को लगाने के लिए, बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, एकदम वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है, ठीक है, कि आपको प्रेशर लगाना है। ठीक है, प्रेशर लगाना है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेशर लगाओ आप, क्योंकि देखो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो फैक्टर्स है ना जिन पे आपके हेनरी लॉ की जो सोल्यूबिलिटी है उसको असर पड़ता है। हेनरी लॉ की सोल्यूबिलिटी पे क्या होता है जिसको फ़र्क पड़ता है, बराबर। हेनरी लॉ की सोल्यूबिलिटी, हेनरी लॉ को टेम्परेचर से, या मैं हेनरी लॉ को नहीं कहना चाहिए, जो सोल्यूबिलिटी होती है उस सोल्यूबिलिटी को टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, उसको किससे फ़र्क पड़ता है, उसको आपके क्या कहते हैं प्रेशर से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे केस में हेनरी लॉ का भी तो कुछ होगा ना, मतलब रिलेशनशिप टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेनरी लॉ कभी भी किसी भी चीज़ पे लगा लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आप हर किसी चीज़ पे हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। हेनरी लॉ की एक और बहुत ही यूज़फुल कंडीशन है, और वो यूज़फुल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो रहता है वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ऐसे केस में आप हेनरी लॉ आराम से लगा सकते हो। ठीक है, बराबर। और तीसरी कंडीशन ये कि वो जो गैस है, मैं कह रही हूँ कि गैस का प्रेशर बढ़ाओ, बट इसका गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, जिस गैस को आप डिज़ोल्व करना चाहते हो लिक्विड के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है, बट ओवरऑल गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, आप लोगों का हाई नहीं होना चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ प्रेशर ऑफ गैस शुड बी लो। वो कैसा होना चाहिए, शुड बी लो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, बट पूरी गैस का नहीं, जिस कंपोनेंट को आपको डिज़ोल्व करना है, ठीक है, उस कंपोनेंट का हाई होना चाहिए, अदरवाइज ओवरऑल जो चीज़ है वो आप लोगों की लो होनी चाहिए। तो हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, ये पर्टिकुलर टॉपिक किसके लिए है, हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, कब हेनरी लॉ, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में हेनरी लॉ का कंसेप्ट लगा देंगे क्या, नहीं, हम किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे, उन्हीं में लगाएंगे जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पे वाटर और गैस के बीच में रिएक्शन ना हो, और रिएक्शन को कई बार इस वर्ड से भी लिखा जाता है डू नॉट आयोनाइज, मतलब पानी में जाने के बाद उसने क्या नहीं होना चाहिए, आयंस क्रिएट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये वो दो कंडीशंस हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा कि हेनरी लॉ का कंसेप्ट लगाया किसके लिए जाता है। हमने ये पढ़ा कि हेनरी लॉ एप्लीकेबल किस किस टेम्परेचर, किस किस प्रेशर के लिए होती है। बट द पॉइंट इज़ कि अब आप ये बताइए कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है। चलो तो फॉर्मूले या थोड़ी सी मैथ्स की तरफ मूव करते हैं। तो खैर, अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया उस डिस्कशन से तुम्हारे भेजे में ये बात तो अच्छे से गई होगी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी किसी भी गैस की, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते जाओगे। ये बात से तो एग्री करते हो, है ना, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितना ज़्यादा आप क्या करते जाओगे, प्रेशर लगाते जाओगे। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं एस सिंबल से इंडिकेट करूँ तो मैं डायरेक्टली उसको लिख सकती हूँ प्रेशर, है ना। प्रेशर मतलब जो भी गैस जिसको आप डिज़ोल्व करना चाहते हो उसके प्रेशर पे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ये जो वर्ड है सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। मैं ऐसा लिखूं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बात तो एक ही है, हाँ बात तो एक ही है। बट खैर, जिस तरीके से हेनरी ने इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रपोज किया था, मैं वो आपको तरीका बता रही हूँ। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैस के। अब जैसे तुम जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दिया, बाजू में प्रेशर ऑफ गैस लिख दिया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है दैट कांस्टेंट इज बेसिकली के। दिस बेसिकली कांस्टेंट इज नोन एज आप लोगों का के। अब ध्यान से सुनो, हेनरी की जो स्टेटमेंट है वो दो तरीके से लिखी जा सकती है। जो आपका पुराना सिलेबस था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें अलग तरीके से लिखी हुई थी स्टेटमेंट, और एनसीईआरटी जो थी उसमें अलग तरीके से लिखी हुई थी। तो
जब मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया अपने ज़माने में, जब मैं 12th की पढ़ाई करी थी, मैं क्वाइट कंफ्यूज हो गई थी यार, एनसीईआरटी कुछ अलग बता रहे हैं। इवन हमारे ट्यूशन में जहाँ मैं पढ़ती थी उन्होंने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में अलग है। तो बेसिकली किसको मैं कब कहाँ यूज़ करूँ, और दोनों को ही यूज़ करके आंसर निकालने होते थे, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था। और हेनरी लॉ मेरे को बहुत ही गंदा टॉपिक लगता था कि अरे यार समझ ही नहीं आता है कब क्या करना है। बट ये बहुत ही ईजी है अगर आप इसको थोड़ा सा अभी कंसंट्रेट करके पढ़ते हो तो। देखो क्या बात हुई हम लोगों की, ये सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के। मैंने सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस लिख दिया, बेसिक मैथमेटिक्स की मैंने अभी तक। अब एक काम करिए, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो ये के है, इस के का मैं क्या करूँ। एक काम करो, इस के को डिवाइड में ले जाओ सॉल्युबिलिटी के, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंटू 1/k। डिवाइड मतलब इंटू 1/k, ये तो लिख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो ये वर्ड दिख रहा है ना 1/k, अब देखो के हम अच्छे से जानते हैं कि के एक कांस्टेंट है, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि 2 एक कांस्टेंट है। अगर 2 यानी कि मैथमेटिक्स वाला 2 अगर एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल कर दूं तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/2, वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो k अगर एक कांस्टेंट है, तो जो अगर मैं 1/k लिखती हूँ तो 1/k भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना। तो 1/k लिखने से बेटर है, हमने सोचा कि एक नया कांस्टेंट इसकी जगह लिखा जाए, और उसको हमने सिंबल दिया KH। हमने उसको क्या सिंबल दिया KH, और यहाँ से सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला कितना आया, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय KH इक्वल टू P गैस। इसी को कहा जाता है आप लोगों का हेनरी लॉ, इसे कहा जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हेनरी लॉ। और यहाँ पे जो ये KH है, इस KH को बेसिकली क्या कहा जाता है, हेनरीज लॉ का कांस्टेंट। ये हेनरीज लॉ का क्या है बोलो, कांस्टेंट है KH। और अगर मैं तुमसे पूछूंगी क्या ये जो ऊपर में K लिखा था, क्या ये भी हेनरी लॉ का कांस्टेंट है, क्या ये भी हेनरी कांस्टेंट है, तो नहीं, ये आप लोगों का हेनरी कांस्टेंट नहीं है, नॉट हेनरीज कांस्टेंट। तो अब कैसा है, जो बुक्स हैं आपको पता है उसमें फॉर्मूला क्या मिलता है, S इक्वल टू KP। जो पुरानी बुक्स थी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें फॉर्मूला मिलता था S इक्वल टू KP, ठीक है। और जो NCERT थी उसमें आपको मिलता था S इंटू KH इक्वल टू P। सो मैनी टाइम्स मैं वहाँ पे कंफ्यूज होती थी, क्या फ़र्क पड़ता है, K और KH ही तो है। लेकिन ये दिक्कत आती थी कि अगर KP के सामने लगाऊं कि KS के सामने लगाऊं, क्योंकि अगर मैं अदला बदली कर दूंगी तो अदला बदली कर देने से क्या हो जाएगा, अदला बदली कर देने से तो आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो अगर आप P के सामने K को लगा रहे हो तो वो K सिर्फ एक कांस्टेंट है, वो हेनरी कांस्टेंट नहीं है। और अगर आप उसको S के सामने लगा रहे हो तो वो क्या है, फिर आप लोगों का एक हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो फिर आप लोगों का क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर वो आपका हेनरी कांस्टेंट, तो डिपेंड कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है ना। मैं तो देखो हमेशा तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको KH दिया है तो डायरेक्टली KH पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर KH नहीं दिया है, आपको K दिया है, तो आप ये रिलेशनशिप याद रखो कि KH इज इक्वल्स टू कितना 1/K, ताकि अगर कल को K दे दिया जाए तो K से क्या निकाल सको, KH निकाल सको, और इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सको। 50 ठोक फॉर्मूले याद मत करो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो हमें गिवन डेटा है वो KH है कि K है, ये सबसे बड़ी समस्या थी मेरे लिए 12th स्टैंडर्ड में, कि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि अभी कि जो गिवन डेटा दिया है वो KH का दिया है कि वो K के लिए दिया है। बहुत दिमाग खर्च करने के बाद खुद से ये चीज़ें मेरे पल्ले पड़ी कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है। खैर ये काम टीचर का होना चाहिए था जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बट मे बी दे मिस आउट, उनके हाथ से मे बी ये इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो गई हो या मैंने नहीं सुनी हो, माइट बी, जो भी हो। तो ये देखो दिक्कत क्या होती है कि आपको जो भी हेनरी लॉ का क्वेश्चन होता है उसमें जो डेटा दिया होता है, आप कैसे पहचानोगे कि वो KH है कि वो K है। बहुत सिंपल टेक्निक है। आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करना है भाई, यूनिट ऑब्जर्व करो, किसकी, आप KH की एंड K की। आप जब KH एंड K की यूनिट ऑब्जर्व करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि वो KH दिया है कि K दिया है। कैसे पता चल जाएगा, देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ S इक्वल्स टू S इंटू KH इक्वल टू P, तो तुम तो जानते हो जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है भाई, सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, है ना, इंटू KH। KH की तो मुझको यूनिट निकालनी है।
गैस जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, एटीएम। एटीएम की जगह बार भी हो सकता है, टॉर भी हो सकता है, एमएम ऑफ मर्क्यूरी, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगी प्रेशर की यूनिट होगी। तो यहाँ से केएच की यूनिट कितनी निकल के आ गई, केएच की यूनिट आ गई लीटर एटीएम मोल इनवर्स बराबर। तो अगर तुमको कल को के की जो वैल्यू दी है, के की आपको जो भी वैल्यू दी है, उस वैल्यू के पीछे अगर आपको लीटर एटीएम मोल इनवर्स ये लिखा हुआ दिख जाए, तो समझ लेना कि वो जो पर्टिकुलर यूनिट है, वो जो वैल्यू आपको है, वो ज़रूर किसकी वैल्यू है, वो केएच की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में जाऊँ, ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे के है, वहाँ पे भी तो मैडम लेकिन के है, वहाँ पे चलो खैर अगर मैं सॉल्युबिलिटी की यूनिट लिखूँ तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, के की तो यूनिट हमको खैर निकालनी है, प्रेशर की यूनिट मान लेते हैं एटीएम है। और अब यहाँ से अगर मैं के की यूनिट निकालूँ तो के की यूनिट यहाँ से कितनी आ रही है, मोल आपका एटीएम इनवर्स और लीटर इनवर्स। अगर ये लिख के मिल जाए तो समझ जाना वो गिवन डेटा आपका के है। यानी कि के की वैल्यू अगर आपको कुछ ऐसी दिख रही है कि आपको लीटर इन्वर्स में दिख रहा है, एटीएम इन्वर्स में दिख रहा है, लेकिन मोल आपका इन्वर्स में नहीं है, तो वो बेसिकली आपका के है। ये होता है पहचानने का तरीका। और इससे बेटर भी एक तरीका है, वो भी मैं बताती हूँ, बट उसके लिए मुझे एक और हेनरी लॉ का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये हेनरी लॉ को लिखने का एक तरीका, अभी हेनरी लॉ को लिखने का दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका भी सुनो, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगी। हमारी यही बातचीत चल रही है ना, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगी। अब देखो, गैस डिज़ोल्व होगी, इस भाषा को क्या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मैडम उतना ज़्यादा ग्राम ऑफ गैस डिज़ोल्व होगा, मतलब गैस को आप उसके मास के टर्म्स में भी बोल सकते हो। कोई दूसरा स्टूडेंट मोल्स के टर्म्स में भी बोल सकता है कि मैडम उतने ज़्यादा मोल्स डिज़ोल्व होंगे, वो भी सही है। कोई ये भी बोल सकता है कि मैडम उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। अलग अलग भाषा है, आप किसी भी भाषा में बात करो, है ना। तो अभी कैसा है कि हम लोगों को, जैसे तुमको भी पता है कि अपन ने पूरा जो प्रेशर का कंसेप्ट है RLVP से लेकर LVP, वो ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि मोल्स के टर्म्स में नहीं कर सकते थे, बट हमने मोल फ्रैक्शन को प्रेफर किया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों का सॉल्युबिलिटी है ना, हम सॉल्युबिलिटी को क्या कहते हैं कि कितना ग्राम का सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ, ठीक है, कितना मैक्सिमम ग्राम का सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को कितने ग्राम यानी कि मास या फिर मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस ना करते हुए हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एज मोल फ्रैक्शन। हम उसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू के टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी ना रखते हुए हम सॉल्युबिलिटी को क्या रख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं, यानी कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो डिज़ोल्व हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिज़ोल्व हो गई, ठीक है, जो डिज़ोल्व हो गई, ठीक है, जो डिज़ोल्व हो गई उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। अगेन वही सेम कहानी, आप के को डिवाइड में ले आओ जैसा मैंने ऊपर बताया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू में 1/k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस बराबर। तो यानी कि यहाँ से बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और 1/k को अभी मैंने ऊपर बताया हम लोग क्या लिखते हैं, KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है हेनरी को लिखने का। ऊपर एक कंसेप्ट मैंने बताया था हेनरी को लिखने का, क्या होता है, S इंटू KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे क्या है, S की जगह बस मोल फ्रैक्शन है। ये भी हेनरी को लिखने का क्या है, आप लोगों का दूसरा तरीका है। आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख रही हूँ और अगर मैं यहाँ से अब K की यूनिट डिराइव कर रही हूँ, तो सुनो ध्यान से, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, इट माइट बी एनीथिंग। वैसे यूजुअली एटीएम होती है, बट एटीएम के अलावा बार, टॉर, ये सब भी हो सकता है, MM ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये भी हो सकता है, बट मान के चलते एटीएम है।
इक्वल टू KH की हमको यूनिट देखनी है। मोल फ्रैक्शन तो पूरी दुनिया जानती है कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल्स का रेशियो होता है, तो न्यूमरेटर में भी मोल्स, डिनोमिनेटर में भी मोल्स, मोल्स मोल्स की यूनिट कट गई, तो ये बेसिकली एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ऐसे में KH की अगर मैं पूछूंगी यूनिट क्या है, तो KH की यूनिट तुम ये नहीं कहोगे मैडम ATM है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस है। तो अगर आपको कल को कहीं भी K की कोई वैल्यू दी हुई हो और उस वैल्यू के पीछे आपको सिर्फ ATM या फिर सिर्फ बार या फिर आपको सिर्फ टॉर या फिर आपको सिर्फ MM/Hg, मतलब इनमें से अगर कोई भी सिर्फ इतना ही वर्ड दिख रहा है, ना लीटर ना मोल ना कुछ, तो समझ जाना कि वो वैल्यू ज़रूर किसकी वैल्यू है, KH की वैल्यू है। और यही आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप यूनिट देखकर पहचानो कि वो गिवन डेटा KH दिया है कि वो गिवन डेटा आपका K दिया हुआ है। और उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। हाँ, अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसमें हमको क्या लगता है, अच्छा ATM के बजाय लीटर आ गया, मोल आ गया, तो डेफिनेटली K होगा, बट नहीं, कौन इन्वर्स में है कौन इन्वर्स में नहीं है, इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वैसे मैंने तो पूरा डिराइव करके बताया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप खुद डिराइव कर लेना अगर आपको फॉर्मूला पता है कि अच्छा कि अगर KH है तो KH की यूनिट इतनी, अगर K है तो K की यूनिट इतनी, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। बट जिसको डिराइव करना ही नहीं आया, जिसने कुछ सुना ही नहीं, उसको तो तकलीफ हो सकती है। खैर, तो ये हमारी पूरी आप लोगों के साथ बातचीत डन कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बराबर। ये पूरी कहानी ख़त्म। ये थी तुम्हारा हेनरी लॉ। अब देखो, हेनरी लॉ के वेरियस एप्लीकेशंस हैं। मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि गूगल करो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ये तुम्हारे लिए एक काम है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कुछ एप्लीकेशंस मैं तुमको बताती हूँ, बट मैं ये काम तुमको दे रही हूँ इसको गूगल करने का। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आपको हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, और उन एप्लीकेशंस को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा हाँ ये है ये है ये है। बट जो बहुत ही फेमस एप्लीकेशंस है, जो एक स्टूडेंट को पता होने ही चाहिए, वो वाले एप्लीकेशंस मैं डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन हेनरी लॉ का तो एक खैर यही है जो मैंने आपको बताया, क्या कि जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, उन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो CO2 हम लोग डिज़ोल्व करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, वो बेसिकली एक हेनरी लॉ का ही तो एप्लीकेशन है कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे आपका उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, बराबर। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ कि जो हम लोगों के स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अब वही जो मैंने बताया ना, समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर आप जाइए, स्कूबा डाइविंग करिए। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं पीठ में, है ना, जब वो लोग नीचे जाते हैं, वो जो सिलेंडर होता है, अब सब जानते हैं कि भाई वो सांस लेने के लिए होता है सिलेंडर, बट बेसिकली वो जो सिलेंडर है वो सिर्फ सांस लेने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं भरी होती है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपकी ऑक्सीजन नहीं भरी होती है, उस सिलेंडर के अंदर हीलियम भरा हुआ होता है, नाइट्रोजन भरा हुआ होता है और ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। आपका जो हीलियम है ये कुछ 12% के आसपास होता है, जो नाइट्रोजन है ये 56% के आसपास होता है और ऑक्सीजन मात्र 32%। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्या रीज़न है, स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में तो सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए, ये हीलियम और नाइट्रोजन व क्यों मिक्सचर भर के दे दिया। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा बातचीत ये है कि पहले आप, ये आपका लेट से समुद्र है, ये आप अभी उसकी टॉप सर्विस पे हो और ये मान लेते हैं उसका सी बेड है, सी बेड मतलब नीचे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, ठीक है, एज यू डाइव नीचे, ठीक है, आप जैसे जैसे नीचे जाते हो तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ये बात याद रखना, प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो गैसेज है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होंगी, यही कहता है ना हेनरी लॉ। तो अगर मैं हेनरी लॉ की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो गैसेस की जो डिज़ोल्व होने की एबिलिटी है, वो डिज़ोल्व होने की एबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़। अब जो मान लेते हैं ये स्कूबा ड्राइवर है, ये मान लेते हैं स्कूबा ड्राइवर है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एयर इनहेल कर रहा है, ठीक है, ये एयर इनहेल कर रहा है। अब चाहे सिलेंडर के थ्रू वो एयर इनहेल कर रहा है, मान लो उसके सिलेंडर में, ठीक है, मान लो उसके सिलेंडर में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा,
प्रेशर बढ़ता जाएगा मतलब उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बोलो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी का बढ़ना इज़ नॉट अ मुद्दा, वो हमारे लिए तकलीफ की बात है ही नहीं, बल्कि वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही है। बट द मुद्दा इज़ कि जब वो डाइवर रिटर्न आ रहा होगा वापस ऊपर, रिटर्न जर्नी जब वो अपनी कर रहा होगा, तब वो नीचे से ऊपर जा रहा है। और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जाते वक्त बोलो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो प्रेशर बढ़ा, तो ऑब्वियस है कि जब रिटर्न जर्नी में जाओगे तो प्रेशर घटेगा। अगर प्रेशर घटेगा तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होनी चाहिए थी, है ना, बराबर वो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होनी चाहिए थी या जो भी वो आप ब्रीथ इन कर रहे हो वो कम डिज़ोल्व होगी। बट खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है कि कम डिज़ोल्व होगी। तुम बोलोगे मैडम हम फटाफट ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आके बहुत सारी ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेंगे। मुद्दा ये है कि जो उसके ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, ठीक है, जो उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है ना, जब वो नीचे जा रहा था तो नीचे जाते वक्त उसके ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई थी, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो उसके ब्लड में जो ऑलरेडी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, वो रिलीज़ होने की कोशिश करेगी। मतलब ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटीज़ क्या होगी बताओ, कम होने लगेगी, है ना, रिलीज़ होने लगेगी। वहाँ पे बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, है ना, वहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे, वहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, बराबर, नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे। तो ऐसे में वहाँ पे एक बीमारी, नॉट बीमारी, एक मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बेंड्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंड्स। इस बीमारी में मतलब इस पर्टिकुलर तकलीफ में जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं या जो मसल्स होती हैं वो बहुत बुरी तरीके से दर्द देने लगती हैं और वो पर्टिकुलर डाइवर ऊपर नहीं आ पाता और कई बार हो सकता है माइट भी इसकी वजह से डेथ भी हो जाए। तो अब ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ऊपर आते वक्त प्रेशर घट रहा है जिसकी वजह से रिलीज O2 डिजॉल्व हो चुकी, O2 बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बबल्स बन रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो सिलेंडर वो लेकर जाते हैं उस सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्सचर डाल देते हैं। किसका मिक्सचर डाल देते हैं हम लोग, मिक्सचर डाल देते हैं किसका, आपके हीलियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। क्यों, क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे हीलियम उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर आती है, पहले सिर्फ नाइट्रोजन थी और पहले सिर्फ ऑक्सीजन थी, बट जब अब हीलियम आती है तो हीलियम क्या करती है, वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन को वो क्या कर देती है, डिक्रीज, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है वो बबल्स वाला फॉर्मेशन भी क्या होता है, काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या होते हैं, आप लोगों के स्कूबा डाइवर्स के टैंक में ये पर्टिकुलर चीज़ भर के देते हैं, ठीक है। कई अलग अलग स्टेट लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा जाता है कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके टैंक में कौन सी गैस मौजूद होती है। तो ये तो सबको पता होता है कि ऑक्सीजन होगी, है ना, बट ये थोड़ा याद रहना कठिनाई वाली चीज़ होती है, वो ये कि हीलियम और नाइट्रोजन भी होती है। खैर, अच्छा, अब कई लोगों का डाउट ये होगा कि नाइट्रोजन को क्यों भर दिया आपने, हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन ही तो चाहिए होती है हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए, हाँ, क्या ज़रूरत थी नाइट्रोजन को भेजने की। तो इसके लिए मैं कहूँगी तुम गूगल करो, क्योंकि ये थोड़ी मेडिकल भाषाएं हैं, आप गूगल करो, आपको बराबर पता चलेगा कि अगर नाइट्रोजन है स्कूबा डाइवर के टैंक्स में तो वो क्यों है, किस रीज़न की वजह से। नाइट्रोजन की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। हम जो एयर ब्रीथ इन करते हैं ना, अभी तुम लोग कहाँ पे हो, ज़मीन में हो, तुम जो एयर ब्रीथ इन कर रहे हो अपने लंग्स के वाया, क्या तुम सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हो, नहीं, तुम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्रीथ इन करते हो। ये बात अलग है कि बायोलॉजी की बुक्स में 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ATP रिलीज होगी वगैरह वगैरह, हम नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ते। बट नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वन ऑफ द ब्रीथिंग के लिए। तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा सिलेंडर में, ये एक अच्छी बात नहीं होती। और हीलियम क्यों रखा गया है, क्योंकि नाइट्रोजन के बबल्स बन रहे, बेंड्स नामक एक सिचुएशन हो रही है। एप्लीकेशन नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन नंबर 3 इसका जस्ट उल्टा है। मतलब अभी हम लोग ज़मीन से नीचे जा रहे थे समुद्र में,
अब मान लेते हैं ये आप लोगों की ज़मीन है और ये मान के चलो माउंटेन है, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं माउंटेन है। अब जो लड़का या लड़की माउंटेन की क्लाइंबिंग कर रहा है, यहाँ पे फिलहाल वो ज़मीन पे है, और कुछ समय बाद वो लड़का या लड़की यहाँ टॉप पे पहुँच जाता है, ठीक है, बराबर। तो देखो, जब आप नीचे होते हो तो नीचे में आपका प्रेशर हाई होता है, और जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर में प्रेशर क्या हो जाता है, लो। अगर ऊपर में प्रेशर कम होगा, अगर ऊपर में प्रेशर कम होगा तो ऐसे में क्या होगा, प्रेशर के कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो, उसकी क्वांटिटी भी बोलो कैसी होगी, लेस। और हम लोग जो अभी ग्राउंड में रह रहे हैं, सी लेवल पे हम जो रह रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऐसे में जो हाइकिंग कर रहे हैं या जो उस पहाड़ में चढ़ रहे हैं क्लाइंबर्स, जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस बोलो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर ऑक्सीजन गैस आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि जब हम लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती है तो हमारी जो बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है ना, और ये सब बायोलॉजी के टर्म्स हैं। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो देयरफॉर वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम लोगों के मसल्स दुखने लगते हैं, जिससे हम लोग क्रैम्प्स कहते हैं, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, या फिर मैं ये कहूँ हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर हम लोगों को देखना, मतलब हम लोग जो देखते हैं ना, जो मतलब सोचना, देखना, जो भी हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेसेस होती है, थिंकिंग, ठीक है, साइट सीइंग, ये सब हम लोगों की बोलो कैसे होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और अगर आप एक ऐसी जगह, इसको हम लोग कहते हैं एनेक्शिया, जैसे ऊपर जब हम लोग समुद्र में जा रहे थे तो उसको हमने क्या कहा था, आप लोगों का बेंड्स, इन्हें कहते हैं एनेक्शिया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ट्रैवल करना क्वाइट रिस्की होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्वाइट रिस्की। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी हेनरी लॉ की, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल सकती हैं गूगल की, बट ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशंस है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, तो इसके बारे में पता होना तो बहुत ही आवश्यक है। खैर, एक आखिरी चीज़ जो मेरी सुन लो, उसके बाद हम लोग ओवर करते हैं। जो ये आपका हेनरी कांस्टेंट है KH, मैं इसकी बात कर रही हूँ। हम सब जानते हैं KH का K के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स का। अब मैं तुम्हें एक नई इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, सुनो उसको। KH का आप लोगों के सॉल्युबिलिटी के साथ भी इन्वर्स का रिलेशनशिप है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर KH का सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी और KH का आपस में इन्वर्स का रिलेशनशिप है, तो K का और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप होगा। वैसे K के बारे में कभी कोई तुमसे पूछेगा नहीं, सब लोग तुमसे KH के बारे में ही पूछेंगे, बट स्टिल मैं बता रही हूँ KH और सॉल्युबिलिटी का आपस में कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि K और KH का इन्वर्स है ना, इसीलिए। दूसरी चीज़, जैसे जैसे मैंने आज की ही क्लास में डिस्कस किया, अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो हम लोगों की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अभी अभी मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाओगे तो आप लोगों का KH क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा KH के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो ना, सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, कौन सी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, तो वहाँ पे जो कैपिटल R होता है, उस कैपिटल R को हम क्या कहते हैं कि भाई तू एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यही कहते हो ना तुम उसको कि तू एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हर गैस के लिए 0.0821 होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये जो KH है ये आप लोगों का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू बदलेगी, ये अपनी वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे कैसे चेंज होगी, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहली चीज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। साफ साफ दिख रहा है KH का और टेम्परेचर का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो KH की वैल्यू भी घटेगी। पहली चीज़ तो वो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, वो और भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है क्या, डेफिनेटली
टेम्परेचर के अलावा एक और फैक्टर होता है, उस एक और फैक्टर पे आप लोगों का KH डिपेंड करता है। कौन सा है भाई वो फैक्टर, बता दो। वो फैक्टर ये है कि आप कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो। ठीक है, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कौन सा पेयर ले रहे हो, वाटर प्लस CO2 ले रहे हो, वाटर प्लस O2 ले रहे हो, है ना, मतलब आप क्या ले रहे हो। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो लिक्विड प्लस गैस का, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। खैर क्लियर है वाली चीज़, ये उस पर डिपेंड करती है। तो पेयर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक मिनट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, पेयर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये ऐसा। अब कल को तुम्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको बोल दिया गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको कुछ गैसेस दी हुई हैं, उन कुछ गैसेस का आपको KH की वैल्यू दी है। जैसे मैंने आपको एक गैस दे दी एर्गन, उसका आपको KH की वैल्यू दे दी 40.3 बार। ठीक है, बार है इसकी यूनिट। खैर जैसे मैंने कहा कि ATM एक यूनिट होती है प्रेशर की, बार भी एक यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक दे दिया CO2 1.67। ये डेटा आपको याद नहीं रखना, ये NCERT की टेक्स्ट बुक में है, तो मैं सीधा सीधा वहाँ से इसका रेफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और एक है आपके पास मीथेन, ये आपको दिया है 0.413। अब अगर मैं कहूँगी कि जाओ इन गैसेस को डिज़ोल्व करो, इन गैसेस को डिज़ोल्व करो वाटर में, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये वाटर के रिस्पेक्ट में दी हैं, तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम। तो आप बताओ KH की वैल्यू सबसे छोटी किसके लिए है, CH4 के लिए। तो सबसे ज़्यादा पानी में कौन सी गैस सोल्यूबल होगी, मीथेन। और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए, एर्गन के लिए। तो सबसे कम गैस जो पानी के अंदर सोल्यूबल होगी वो कौन होगी, आप लोगों की एर्गन। तो इस तरीके से आपको क्या दिया जा सकता है, अलग अलग KH की वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, उनके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी अरेंज करने को दे, या हो सकता है कल सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दे दे और आपको KH की वैल्यू अरेंज करने को कहे। तो आपको एग्जैक्ट KH कभी नहीं निकालना है, ना ही आपको एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चंस में, अरेंज करने वाले क्वेश्चंस में कभी आपको निकालनी है। आपको सिर्फ याद रखना है सॉल्युबिलिटी का और आपका जो क्या कहते हैं KH है, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। ठीक है, बराबर, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। बस इतनी बात याद रखनी है। एक डेटा और दिया है NCERT के टेबल में, उससे अपन बातचीत करते हैं। देखो NCERT के डेटा टेबल में डेटा दिया है कि हमारे पास एक गैस है O2 इन वाटर। मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि मछली जल की रानी है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखा है, एक बार 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी, याद है मैंने ऊपर दिया था। इसी को मैं डेटा के अकॉर्डिंग देखो बताती हूँ क्या दिया है आपको। ऑक्सीजन इन वाटर के लिए एक डेटा दिया हुआ है NCERT की टेक्स्ट बुक में, वो ये दिया है कि जब हम लोगों का टेम्परेचर 293 केल्विन था, तो उस वक्त जो KH की वैल्यू थी, वो KH की वैल्यू कितनी थी ऑक्सीजन के लिए, 34.86। और जब हमने टेम्परेचर 303 केल्विन कर दिया, साफ साफ समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया है, तो ये पर्टिकुलर KH की वैल्यू हो गई 46.82। मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई, बोलो बढ़ गई। ये मानते हो ना, टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर आप बढ़ाए हो तो आपको साथ साथ दिख रहा है KH की वैल्यू भी बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने तुमको ऊपर समझाया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो किसी भी गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी कि 303 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीजन गैस एट 293 केल्विन। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कल को मैंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया कि एक टेम्परेचर है, मान लेते हैं x डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है T2 टेम्परेचर है आप लोगों के पास x + 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने ऐसा आपको दे दिया। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि मेरे पास एक हीलियम है इन वाटर, तो बताइए KH की वैल्यू का क्या रिलेशनशिप होगा। मान लो इसकी KH की वैल्यू A है, यहाँ पे KH की वैल्यू B है। मैं पूछूंगी सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होगा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लेट से P है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लेट से आपकी Q है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ती है,
याद रखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो B ग्रेटर देन A होगा, बट सॉल्युबिलिटी घटती है यानी कि P ग्रेटर देन Q होगा। ये इस टाइप से कहानी। तो खैर सारी बातचीत हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस टॉपिक को रोकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है ओवर होता है। ठीक है, पहले मैंने पूरा कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया और आखिरी में मैंने तुम लोगों को हेनरी लॉ वाला टॉपिक पढ़ाया। ये मैं स्टार्टिंग में भी पढ़ा सकती थी, बट मैं हमेशा ये टॉपिक आखिरी में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, और जिनका टारगेट थोड़ा सा बोर्ड्स बियॉन्ड है, CET लेवल बियॉन्ड है, वो लोग ली चार्टेलियस प्रिंसिपल को रिवाइज कर लो मेंस वगैरह के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला टॉपिक रहता है अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स की जो कंडीशन थी स्पॉन्टेनिटी की, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ने के बाद आप उसको रिवाइज कर लो। और ध्यान रखना, गैस को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, चाहे कोई भी गैस हो, 99% केसेस में, अगर कोई एक्सेप्शन ना हो, तो ये हमेशा एक कौन सी प्रोसेस होती है, ये हमेशा एक ऐसी प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो इसको फिलहाल यहाँ रोकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है।